नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है नौकरी की अकड़। अपनी नौकरी की बात बात पर अकड़ दिखाने वाली और अपनी सासू माँ को हर समय अनपढ़ गंवार बोलने वाली जब सीमा ने अपनी सासू माँ की डिग्रियाँ देखी और उसका रुतबा देखा तो देखकर सीमा के तो होश ही उड़ गए थे। घर में तैयारी चल रही थी और जोरों शोरों से सीमा की शादी की तैयारी चल रही थी। आज सीमा की शादी है। सीमा अपनी माता पिता की इकलौती बेटी है और अपने माता पिता की लाडली बेटी भी है। सीमा के माता पिता ने सीमा को अपने बेटी की तरह ही पढ़ाया लिखाया था और बेटे की तरह ही उसका पालन पोषण किया था। आज सीमा एक बड़ी सी कंपनी में बहुत ही अच्छी पोजीशन पर है। सीमा आज के ज़माने की पढ़ी लिखी लड़की है। इसे अपने पढ़े लिखे पर कुछ ज़्यादा ही गुरूर है। सीमा आज के ज़माने की पढ़ी लिखी लड़की तो ज़रूर है, लेकिन उसे अपनी पढ़ाई लिखाई नौकरी पर कुछ ज़्यादा ही घमंड है, कुछ ज़्यादा ही गुरूर है। सीमा तो अपनी नौकरी की वजह से अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगती है। उसे उसके आगे पीछे कोई नहीं दिखाई देता। पता नहीं किस बात का गुरूर है। नौकरी तो अधिकतर सभी लोग करते हैं, लेकिन क्या नौकरी का इतना घमंड होना चाहिए? यह घमंड उसका शादी के बाद भी ऐसा ही रहता है। उसका स्वभाव बिल्कुल नहीं बदलता। जाने कितनी बार तो सीमा के इस व्यवहार के कारण सामने वाले लोगों को बुरा भी लग जाता था, लेकिन इससे सीमा को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। उसे जो कुछ भी कहना होता था कह देती थी और कहने से पहले एक बार भी सोचती तक नहीं थी, जिससे लोगों को उसकी बातें बुरी लगती थी। लेकिन सीमा को इससे कोई लेना देना नहीं था। सीमा की शादी उसके शहर के पास में ही हुई थी। उसके ससुराल में उसकी सास और 2 भाई हैं। उसके ससुर जी 14 साल पहले एक सड़क हादसे में शिकार होने के कारण इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। उर्वशी जी के पति काफ़ी सुलझे हुए और समझदार इंसान थे। उर्वशी जी की हर तरह से सहायता करते थे और उनको बहुत अच्छे से समझते भी थे, लेकिन भगवान को शायद उनका साथ मंजूर ही नहीं था, जिस वजह से वह उर्वशी जी को जिंदगी के सफ़र में आधे रास्ते पर ही छोड़कर चले गए थे। उर्वशी जी ने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और अपने परिवार को संभाला। धीरे धीरे उनके बच्चे भी बड़े हो गए और शादी के लायक हो गए। शादी हो जाने के बाद सीमा अपने ससुराल में आ गई थी, लेकिन ससुराल में भी सीमा का व्यवहार बिल्कुल भी नहीं बदला था। जैसा व्यवहार उसका मायके में था, वही स्वभाव उसका अपनी ससुराल में भी था। एकदम से अकड़ू और घमंडी लड़की थी। अपनी सास को भी कुछ भी नहीं समझती थी। जब देखो तब उनकी उल्टी सीधी बातें बोल दिया करती थी और उन पर अपनी नौकरी की अकड़ झाड़ती थी। अगर उसके सासू माँ उसको किसी काम को करने को कहती तो वह मना कर देती थी और बात बात में कहती थी कि अपने काम से काम रखो, मैं काम क्यों करूँ, मैं तो नौकरी करती हूँ, मैं भला इन कामों को क्यों करूँ। घर के काम करने के लिए आखिर आप हैं ना, आप सभी घर के कामों को करो, मैं तो पैसे कमाती हूँ, मुझे कोई काम धाम नहीं होगा, अभी काम तुम ही करो। सीमा की शादी हुई अभी 10 दिन ही हुए थे। आज उसकी पहली रसोई थी। रसोई की रस्म करने के लिए उसने केवल हलवे की कढ़ाई को हाथ लगाया था, हलवा बनाया नहीं था। हलवा भी उसकी सासू माँ ने ही बना दिया था। बाकी का सारा काम तो जेठानी जी ने ही किया था। रस्म की सारी तैयारी करने के बाद सभी रिश्तेदारों के सामने सीमा ने साफ साफ कह दिया था कि मैं कोई भी काम नहीं करूंगी। अपनी सासू माँ को कहा कि मेरे से घर का कोई भी काम करने की उम्मीद मत रखना, ना ही मैं रसोई का कोई काम करूंगी और ना ही घर का कोई काम। इसलिए अभी से बता देती हूँ, और घर के किसी भी काम से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए मुझे कोई उम्मीद मत रखना, क्योंकि मैं उन लड़कियों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ जो शादी के बाद ससुराल में आकर सारे कामों को करती रहें। मैं तो आज के ज़माने की पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मुझे रोटी नहीं बनानी, मैं तो नौकरी करती हूँ, वह पैसा कमाती हूँ, मुझे घर के काम धंधे नहीं होंगे, मैं घर के काम धंधों को करने वाली लड़की बिल्कुल भी नहीं हूँ। उर्वशी जी इशारा करती हुई अपनी बहू को कुछ समझाती है और इशारों में उसे चुप करने को कहती है।
ताकि सभी रिश्तेदारों के सामने ऐसी बातें ना करे, वरना सभी रिश्तेदार क्या सोचेंगे कि वह अपने बेटे के लिए यह कैसी लड़की ढूंढ कर लाई है, और मेरी बहू को भी भला बुरा बोलेंगे। इसलिए उर्वशी सीमा की तरफ इशारे में कुछ ना कहने को कहती है और अपनी बहू को कुछ हमदर्दी रखते हुए उसे चुप रहने की सलाह देती है। लेकिन सीमा तो उर्वशी जी का इशारा समझने की बजाय उन पर ही भड़क पड़ती है और कहती है कि यह मत समझना कि मैं आपके इशारों पर नाचूंगी और जैसा आप कहेंगी वैसा ही करूंगी। मुझे तो जो करना है मैं अपनी मर्जी से करूंगी। मैं किसी के इशारों पर नाचने वाली लड़की बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं आज के ज़माने की बहुत ही पढ़ी लिखी लड़की हूँ, आपके इशारों पर नाचने वाली नहीं हूँ। इसलिए मुझे अपने इशारों पर नचाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करें। सीमा की बातें सुनकर वहाँ बैठे हुए सभी रिश्तेदार बहू का मुंह ताकते रह गए और सोचने लगे कि उर्वशी ने तो कुछ कहा भी नहीं और सीमा ने किस तरह से अपनी सासू माँ को डांट दिया है। अपनी बहू की बातों को सुनकर उर्वशी जी को भी कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन वह बातों को बदलते हुए कहती है, चलो चलो, रसोई की रस्म के लिए देरी हो रही है, सभी लोग हलवा तो खाओ। देखो तो आज मेरी बहू ने आज कैसा हलवा बनाया है। हलवा खाकर सभी लोग मेरी बहू को आशीर्वाद दे दो, आखिर इसका भी तो हक बनता है आशीर्वाद लेने का। सभी लोग सीमा का बनाया हुआ हलवा खाने लगते हैं। शादी में तो जाने कितनी रस्म होती है और सभी रस्में बहू की ज़रूरत पड़ती है। दूसरे दिन भी उर्वशी जी अपनी बहू को कहने लगी, अरे बेटा सीमा, कल तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म रखी गई है। मुंह दिखाई की रस्म में सभी रिश्तेदारों को बुलाया गया है। मुंह दिखाई की रस्म के बाद सभी रिश्तेदारों के पैर भी छूने पड़ते हैं। मैंने सभी लोगों के पैर छूने के लिए शगुन के लिफाफों को भी तैयार कर दिया है और मुंह दिखाई की रस्म कल ही रखी गई है। मुंह दिखाई की रस्म हो जाने के बाद सबको लिफाफे देकर उनके पैरों को छू लेना, तुम्हारी यह रस्म भी पूरी हो जाएगी। सीमा तो अपनी ही दुनिया में खोई थी, वह तो कानों में लीड लगाकर गाने सुन रही थी। उर्वशी जी ने जो कुछ भी कहा उसने तो सुना ही नहीं था और अपने में ही मग्न थी। गाना सुनते सुनते ही गर्दन हिला दी थी। उर्वशी जी को लग रहा था कि सीमा उनकी बातों को सुनकर गर्दन हिला रही है, लेकिन ऐसा नहीं था। वह तो गाने की वजह से अपनी गर्दन हिला रही थी। दूसरे दिन मुंह दिखाई की रस्म की जाती है। उनका पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ था। सभी रिश्तेदार भी आ गए थे। सभी लोग आंगन में ही बैठे हुए थे और आस पड़ोस के लोग भी आ गए थे। मुंह दिखाई की रस्म में सभी लोग बहू को उपहार भी देते हैं। बाद में मुंह दिखाई की रस्म के बाद उर्वशी जी अपनी बहू सीमा के पास गई और उसे लिफाफे को पकड़ाती हुई बोली, यह लो बेटा लिफाफा, और सभी को देकर उनके पैरों को छू लेना। सीमा तो उर्वशी जी की बातों को सुनकर तपाक से बोली, मम्मी जी, आप क्या समझती हैं? क्या मैं इतने सारे लोगों के पैरों को छूऊंगी, वह भी सबके सामने झुककर? यह सब मेरे बस की बात नहीं है। मैं किसी के पैरों को छूने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरे बस की बात नहीं है किसी के पैरों को छूना, मुझे पसंद नहीं है। इतने सारे लोगों के पैर छूकर तो मेरी कमर ही टूट जाएगी। मैं किसी के पैर छूने वाली नहीं हूँ। मैं पुराने ज़माने की सीधी सादी या आपकी तरह अनपढ़ गंवार नहीं हूँ। मैं आज के ज़माने की पढ़ी लिखी लड़की हूँ। अपने पैरों पर खड़ी होकर अपनी नौकरी करती हूँ और अच्छा खासा पैसा कमाती हूँ। आपके जैसे घर में बैठकर रोटियां नहीं बनाती और आप मुझसे उम्मीद कर रही हैं कि मैं आपकी जैसी बन जाऊं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आज फिर से सीमा ने सबके सामने उर्वशी जी को खरी खोटी सुना दी। उनके घर में आए हुए सभी लोग आपस में बातें करने लगे। देखो तो उर्वशी जी कैसी बहू लेकर आई हैं। वह तो उनको सासू माँ भी नहीं समझती, ऊपर से बात बात में सुनाती रहती है। उनकी यह बात भी नहीं मानती और बस अपनी ही मर्जी चलाती है। अभी से यह हाल है, पता नहीं आगे जाकर क्या हाल होगा और क्या क्या करेंगी। यह तो शादी की रस्म को ही नहीं मान पा रही हैं और जब देखो तब उर्वशी जी को सुनाती ही रहती है और उन्हें नीचा दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ती। यह तो शादी की रस्मों को ही नहीं मान रही हैं, बस हर वक्त अपनी नौकरी की धौंस दिखाती रहती है। अब तो भगवान ही भला करे उर्वशी जी का। ऐसी तेज तर्रार बहू आई है, अपनी बहू की बातें
उर्वशी जी के कानों में चुभ रही थी और वहाँ उपस्थित सभी लोगों की उल्टी सीधी बातें भी सुन रही थी। उर्वशी जी को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनके ऊपर तीरों की बौछार कर दी हो। कब फिर भी हिम्मत करते हुए उर्वशी जी अपनी बहू सीमा को कहती है, सीमा, अगर तुम्हें कोई रस्म करनी ही नहीं थी तो तुमने कल क्यों मना नहीं कर दिया? कल तो तुमने हाँ कर दी थी, तो फिर आज क्या हो गया? कल जब मैं तुमसे बात की थी तो तुमने सभी बातों को मानकर अपनी गर्दन को हाँ में हिला दिया था। अगर तुम्हें कोई रस्म करनी ही नहीं थी तो साफ साफ मना कर दिया होता। कम से कम इतने लोगों के सामने मेरी बेइज्जती तो नहीं होती। मैंने तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं की थी जो तुमने सबके सामने मुझे खरी खोटी सुना दी। इससे अच्छा तो होता कि तुम मना कर देती, फिर मैं इन मेहमानों को भी नहीं बुलाती। सीमा बोली, आपने मुझे इस बारे में कब बात की थी? मुझे तो याद भी नहीं है, मुझे तो पता भी नहीं है कि किन रस्मों की बात कर रही हो। मैं तो कल अपने कमरे में बैठकर लाउड स्पीकर से गाने सुन रही थी। मुझे आपने क्या उस समय कुछ कहा था मुझे नहीं पता। उसकी बातों को सुनकर उर्वशी जी को समझ आ गया कि बहू ने तो उनकी बातों को सुना ही नहीं था। तभी छत पर बैठा हुआ उनका बेटा अपनी माँ और पत्नी की बातें सुन रहा था। छत से ही उसने अपनी पत्नी को फ़ोन किया और कहा कि शादी के बाद कुछ रस्में भी होती हैं, उसके बाद तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। जैसे तैसे दीपक ने सीमा को समझाने की पूरी कोशिश की, जिससे सीमा दीपक की बातों को सुनकर और उसकी बातों को समझते हुए शगुन के लिफाफे देने के लिए लोगों के पैर छूने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन उसके चेहरे पर नाराजगी साफ साफ दिखाई दे रही थी। सीमा ने जाकर सभी लोगों के पैर छूकर इस रस्म को पूरा किया। उसके बाद सभी लोग अपने अपने घर को चले गए। सभी लोगों के घर जाने के बाद सीमा उर्वशी जी पर अपना सारा गुस्सा दिखाती हुई कहती है, माँ जी, आप मुझे अपनी तरह बनाने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। मैं अपने माता पिता की इकलौती लाडली बेटी हूँ, बहुत ही लाड़ प्यार से पली हूँ। कभी किसी के पैरों को मैंने छुआ तक नहीं है, लेकिन आज तो आपने इतने सारे लोगों के सामने पैरों को छुआ कर मेरी तो कमर ही तोड़ डाली है। आपको पता है कि मेरी कमर में आज कितना दर्द हो रहा है। आज तो आपने शगुन के बहाने अपनी मनमर्जी चलाई है, लेकिन आगे से मुझ पर अपनी मनमर्जी थोपने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आज तो आपने अपनी चाल चल ली, लेकिन आगे से आपकी चाल कामयाब नहीं होगी। आप तो ठहरी अनपढ़ गंवार, आप तो इन रस्मों को मानेंगी ही, लेकिन मैं नहीं मानती। उर्वशी जी अपनी बहू को समझाने की कोशिश भी करती है, लेकिन बहू तो कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं थी। उर्वशी जी कहती हैं, बेटा, पढ़ाई लिखाई अपनी जगह होती है, लेकिन समाज के रीति रिवाज और तौर तरीके अपनी जगह होते हैं, जिनको हमें निभाना ही पड़ता है, चाहे हम कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाएं। अगर हम चाहें तो सारी चीज़ों को एक साथ लेकर चल सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम एक चीज़ के लिए सारी चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ जाएं और सिर्फ एक ही जगह पर अटके रहें। यह ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी में सब कुछ चलता है। मैं भी अपनी ज़िंदगी में सब कुछ किया है। उर्वशी जी इतना बोल ही पाती कि उनकी बात को काटते हुए सीमा कहती है, अब आप मुझे समझाएंगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। मुझे पता है कि क्या करना है। मेरे भी क्या दिन आ गए हैं, अनपढ़ गंवार भी मुझे लेक्चर देने लगी है। उर्वशी जी को इतना कुछ सुनाकर सीमा अपने कमरे में पैरों को पटकती हुई चली गई। उर्वशी जी को अपनी बहू का ऐसा व्यवहार अच्छा नहीं लग रहा था। बहू के आ जाने के बाद भी उर्वशी जी को सभी काम अकेले ही करने पड़ते थे। नौकरी की वजह से घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती थी और अपनी सासू माँ को कहती कि पूरा दिन घर पर ही तो बैठी रहती हो, आपकी घर गृहस्थी संभालो, मैं तो नौकरी करती हूँ, मुझे यह सब नहीं होगा। एक दिन सीमा अपने ऑफिस के लिए जा ही रही थी और अपने ऑफिस की एक ज़रूरी फाइल टेबल पर भूल गई। उर्वशी अपनी रसोई के काम को निपटाकर जब बाहर निकली तो उन्होंने देखा कि डाइनिंग टेबल पर एक फाइल पड़ी हुई है। वह उस फाइल को उठाकर पढ़ने लगती है। उसी समय सीमा भी आ जाती है। घर के अंदर आते ही सीमा हड़बड़ाती हुई अपनी फाइल को सासू माँ के हाथों में देखकर
फाइल को छीन लेती है और कहती है कि तुम मेरी फाइल को खोल कर क्या कर रही थी? मुझे तो लगता है कि तुम्हें तो पढ़ाई लिखाई भी नहीं आती होगी, तो तुम्हें मेरी इस फाइल में लिखा हुआ क्या समझ में आएगा? तुम तो ठहरी अनपढ़ गंवार, अगर पढ़ी लिखी भी होगी तो बस हिंदी पढ़नी आती होगी, इंग्लिश तो तुम्हें आता ही नहीं होगा, या यूँ कहूँ कि इंग्लिश तो तुम्हें पता भी नहीं होगा कि क्या होती है। पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। सीमा की बातें उर्वशी जी के कलेजे को चीर रही थी। सोच रही थी कि आज तो वह अपनी बहू को बोल ही देगी कि वह अनपढ़ गंवार नहीं है, वह भी पढ़ी लिखी इंसान है और नौकरी करती है। इतना कहने को ही थी कि सीमा तो अपनी सासू माँ के हाथों से फाइल छीन लेती है और अपने घर से बाहर निकल जाती है। आज फिर सीमा कहते कहते रुक गई। एक दिन सीमा के मामा का फ़ोन आता है। वह कहता है कि किसी ज़रूरी काम से वह भी उनके शहर में आ रहे हैं और तुमसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि वह शादी में नहीं आ पाए थे। सीमा अपने मामा से मिलने के लिए खुश हो जाती है और उसने कहा कि मामा जी आप घर पर मत आना, हम किसी होटल में मिल लेते हैं। उसे अपनी सासू माँ को अपने मामा से मिलवाते हुए शर्मा रही थी, इसलिए उसने अपने मामा को घर आने से भी मना कर दिया था और अपने मामा को भी होटल में बुला लेती है और अपने पति के साथ जाकर उनसे मिलती है। उधर उसके मामा सीमा को बताते हैं कि इस शहर में उनका 14 साल पुराना रिश्ता है। 14 साल पहले भी वह यहाँ पर आए थे। यह उस समय की बात है जब यहाँ पर एक बहुत ही बहादुर और साहसी इंस्पेक्टर हुआ करती थी। पूरे इलाके में उनका जलवा था। आसपास के लोग तो उनके नाम से ही डरते थे, लेकिन वह बहुत ही ईमानदार और बहादुर इंस्पेक्टर थी। सीमा के मामा उस लेडी इंस्पेक्टर की इतनी तारीफ करते हैं कि सीमा भी अपने मामा की बातों को बड़ी ही उत्सुकता के साथ सुनती है और कहती है कि मामा जी और भी कुछ बताइए ना उन सब इंस्पेक्टर के बारे में, मैं और भी सुनना चाहती हूँ। और कहते हैं कि क्या मामा जी आप उस इंस्पेक्टर से मिले थे? आप उनको कैसे जानते हैं? हाँ सीमा, मैं उनसे मिला था और वह वाक्य मुझे आज भी याद है। जब मैं अकेला दिल्ली के हाईवे के पास से गुजर रहा था तो हाईवे के पास में बैठे हुए 5 लोगों ने मुझे घेर लिया था। मुझे रास्ता भी नहीं मालूम था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किधर जाना है। जब मैंने उनसे रास्ता पूछने के लिए अपनी गाड़ी को उन लोगों के पास रोका तो वह लोग मेरी कार के पास आ गए और मेरी गाड़ी के शीशे को नीचा करने के लिए बोले और कहा कि खिड़की खोलो। खिड़की को खुलवाकर वह मेरी गाड़ी में बैठ गए और मेरी गर्दन को चाकू रख कर कहने लगे कि जितने भी पैसे और कीमती सामान हैं सब कुछ हमारे हवाले कर दो और गाड़ी की चाबी भी निकाल कर हमें दे दो। उनको देखकर मैं तो डर ही गया था। उधर और डर के मारे मैंने सब कुछ उन लोगों को दे दिया, लेकिन उनसे एक गलती हो गई कि वह मेरा फ़ोन को लेना भूल गई और मुझे सड़क के किनारे छोड़कर चले गए और मेरी गाड़ी को भी ले गए। उन लोगों ने मुझे बहुत मारा भी था, जिससे मुझे काफ़ी चोट भी लग गई थी। मेरा काफ़ी खून भी बह रहा था। मैं बेहोश हो गया था और मेरी हड्डियों में फ्रैक्चर भी हो गया था। जब मैं होश में आया तो मेरे आसपास कोई भी नहीं था। थोड़ी देर के बाद जब मेरा हाथ मेरी जेब में गया तो मैंने देखा कि फ़ोन तो मेरे ही पास है। मैंने तुरंत ही पुलिस स्टेशन में फ़ोन लगाया। पुलिस स्टेशन पास में ही था। उस पुलिस स्टेशन में उस समय इंस्पेक्टर उर्वशी मैडम थी। उर्वशी जी तुरंत ही अपने 2 पुलिस वालों को साथ लेकर मेरे पास पहुंच गई थी। उनको देखकर मैं हैरान रह गया था, क्योंकि वह बहुत ही बहादुर थी। मुझे उन्होंने चोरों के बारे में सब कुछ पूछने के बाद मुझे अपनी गाड़ी में बैठा लिया और चोरों की गाड़ी का पीछा करने लगी। थोड़ी दूर जाकर उन्होंने चोरों की गाड़ी पर फायर किया, जिससे उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था। उन्होंने गाड़ी से निकलकर उतरने की कोशिश की और वहां से भागने की कोशिश की तो उर्वशी जी ने बहुत ही बहादुरी के साथ उन चोरों को पकड़ लिया था और पकड़कर जेल में डाल दिया और मेरा सारा सामान वापस मुझे मिल गया था। उसके बाद उन्होंने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। मैं उर्वशी जी के दिल से शुक्रिया अदा किया। आज इस बात को पूरे 14 साल हो गए हैं, लेकिन जब मैं भी वहाँ आता हूँ तो मुझे यह वाक्य याद आ जाता है और बार बार मेरा मन उर्वशी जी से मिलने को करता है। सीमा पूछती है, मामा जी क्या आप बाद में उनसे मिले थे? ठीक होने के बाद जब मेरा
हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई थी तो मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ उनसे मिलने के लिए पुलिस स्टेशन में आया था और उनका धन्यवाद देने की उनकी वजह से आज मैं बच गया हूँ, वरना पता नहीं मेरा क्या होता। आपने मुझे सही समय पर अस्पताल पहुंचा दिया था। यही सब कहने के लिए मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा तो पता चला कि उन्होंने तो अपना इस्तीफा ही दे दिया है। शायद उनका कोई निजी मामला था जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया था। मैंने उनको जाने कितनी बार ढूंढने की कोशिश की लेकिन वह मुझे नहीं मिली और मैं फिर वापस चला गया। सीमा अपने मामा की बातों को सुनकर अचंभित हो रही थी और उसका भी मन उर्वशी जी से मिलने को कर रहा था। एक बार उसके मन में ख्याल आया कि वह बताए कि उसकी सासू माँ का नाम भी उर्वशी है, लेकिन फिर सोचा कि नहीं, वह कैसे हो सकता है। मेरी सासू माँ तो अनपढ़ गंवार है, वह कैसे पुलिस इंस्पेक्टर हो सकती है। वह तो पूरा दिन घर के कामों में ही लगी रहती है। अगर मैं उनसे कुछ कहती तो पलट कर जवाब भी नहीं देती, जबकि मामा जी तो कह रहे हैं कि वह तो बहुत ही बहादुर और निडर औरत थी। मेरी सास तो मुझे बिल्कुल भी बहादुर नहीं लगती, वह तो उर्वशी जी नहीं हो सकती। यह मेरे मन का वहम है। और क्या दुनिया में एक ही नाम की कई और नहीं हो सकती। दुनिया में जाने कितनी उर्वशी नाम की औरतें हैं। थोड़ी ही देर में दीपक भी वहां आ गया था और कहने लगा कि मुझे थोड़ी सी आने में देर हो गई है, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मुझे ऑफिस में ज़रूरी कॉल आ गई थी, इसलिए मुझे जाना पड़ा और आप लोगों की बातों को नहीं सुन पाया। लेकिन मामा जी, आप इधर से आए हैं तो एक बार घर ज़रूर चलिए, हमें अच्छा लगेगा। आप हमारी शादी में भी नहीं आ पाए थे, आप इधर से वापस नहीं जा सकते। हमारे घर तो आपको आना ही पड़ेगा, इसलिए अब तो आपको हमारे साथ हमारे घर चलना पड़ेगा। दीपक अपने मामा जी से बहुत ज़्यादा विनती करता है, जबकि सीमा का तो बिल्कुल भी मन ही नहीं था मामा जी को अपने घर ले जाने का, क्योंकि वह अपनी सासू माँ को अनपढ़ गंवार समझती थी। वह उर्वशी जी को मामा जी से मिलवाना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे तो वह पढ़ी लिखी लोगों से और अपने स्टेटस के लोगों के साथ बात करना और मिलना जुलना पसंद था। वह अपनी सास को सास ही नहीं समझती थी। ऐसा लगता था जैसे वह उनके घर की नौकरानी हो। दीपक के कहने पर सीमा अपने मामा जी को अपने घर ले आई। सीमा के मामा जी उनके घर आकर सोफे पर बैठ गए। सीमा अपनी सास को आवाज़ देते हुए कहती है, माँ जी, मेरे मामा जी आए हैं, उनके लिए ज़रा चाय बनाकर ले आओ, साथ में कुछ नाश्ता भी बना देना, खाली चाय मत लाना। उर्वशी जी चाय नाश्ता लेकर कमरे में प्रवेश करती है। उर्वशी जी को देखते ही सीमा के मामा तो खड़े हो जाते हैं और जाकर के उनके पैर छूने लगते हैं और कहते हैं कि अरे उर्वशी जी, आप यहाँ, मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, आप तो मेरी सीमा की सास निकली। मुझे तो पता ही नहीं था, सीमा ने भी मुझे कुछ बताया ही नहीं कि मेरी सास ही इंस्पेक्टर उर्वशी जी हैं। सीमा का मुँह तो खुला का खुला रह गया था और अपने मामा को कहने लगी, आप कैसी बातें कर रहे हो। मेरी सासू माँ को इंस्पेक्टर नहीं है, वह तो घर गृहस्थी संभालने वाली एक साधारण सी महिला हैं, तो आप उन्हें इंस्पेक्टर क्यों कह रहे हो। यह तो घर के कामों को करती है। क्या आपको उनको देखकर लगता है कि यह एक इंस्पेक्टर है। आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। यह वह उर्वशी नहीं है जिसे आप इंस्पेक्टर समझ रहे हैं। सीमा के मामा जी बोले, नहीं, यह वही मैडम है, इनका चेहरा मैं कैसे भूल सकता हूँ, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। उर्वशी जी बोली चाय नाश्ता रखते हुए, जी हाँ, मैं ही वह इंस्पेक्टर हूँ, मैं ही वह उर्वशी हूँ जो एक इंस्पेक्टर थी। आपने मुझे बिल्कुल सही पहचाना। अपनी सासू माँ के मुंह से इंस्पेक्टर का नाम सुनकर सीमा के तो होश उड़ गए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह हो क्या रहा है। जिसे वह इतने दिनों से अनपढ़ गंवार समझ रही थी, वह अपने समय में कितनी काबिल औरत थी और एक जानी मानी इंस्पेक्टर थी। वह अपने समय की एक शख्सियत थी जिसको दुनिया सलाम करती थी। लेकिन मैंने तो उन्हें अनपढ़ गंवार समझती थी और मैंने जाने कितनी बार उनको अनपढ़ गंवार कहकर अपमानित किया है, कितनी बार अपनी नौकरी की धौंस भी दिखाई है, लेकिन उन्होंने एक बार भी मुझे कुछ नहीं कहा। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी सासू माँ ऐसी भी हो सकती है।
वह भी नौकरी करती थी। सीमा के मामा जी बोले, आप शायद मुझे नहीं पहचानती, लेकिन मैंने आपको बहुत अच्छे से पहचानता हूँ। आपको याद है एक बार रास्ते में रात में मुझे चोरों से बचाया था और मुझे हॉस्पिटल में भी एडमिट करवाया था। अगर आप सही समय पर नहीं आती तो शायद मैं जिंदा ही नहीं बचता। बहुत सारा खून बह जाने के कारण मेरी मौत तो हो ही गई थी, लेकिन ठीक हो जाने के बाद मैं अपने परिवार के साथ आपसे मिलने आया था और आपका शुक्रिया अदा करने आया था। लेकिन आप मुझे वहाँ नहीं मिली थी, क्योंकि मुझे पता चला कि आपने इस्तीफ़ा दे दिया है। क्या मैं जान सकता हूँ कि आपने अपना इस्तीफ़ा क्यों दे दिया था? यह सुनकर सीमा की धड़कनें तो तेज होती जा रही थी। वह यह जानने को उत्सुक हो रही थी कि क्या सच में उसकी सासू माँ इंस्पेक्टर थी, और अगर थी तो आखिर उन्होंने उसकी सासू माँ ने इस्तीफ़ा क्यों दिया था। उर्वशी जी कहती हैं कि आपको बचाने के बाद तीसरे दिन मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया था, जिससे उनका देहांत हो गया था। घर में मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे थे और साथ में मेरी बूढ़ी सासू माँ। मेरी सासू माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी। उनकी देखभाल के लिए किसी एक का घर में रहना बहुत ही ज़रूरी था। जब मेरे पति घर में होते थे तो सारी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से संभाल लिया करते थे और हमेशा मेरा साथ देते थे। उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि तुम नौकरी करती हो और मुझे घर को संभालना पड़ता है, जबकि मैं उनको घर में भी बहुत सहयोग करती थी, उनका पूरा साथ देती थी। ड्यूटी जाने से पहले घर के सभी कामों को निपटा कर जाती थी, खाना भी बना कर जाती थी और अपनी सासू माँ की दवाइयों को भी टेबल पर रख कर जाती थी। अपने बच्चों का टिफ़िन भी तैयार करके रख देती थी और जब शाम को आती थी तो फिर से सबके लिए खाना बनाती थी। कभी भी मैंने किसी काम के लिए अपनी सासू माँ या अपने पति में से किसी को भी शिकायत नहीं की। मैंने अपने घर को और अपने बच्चों को एक साथ और अपनी नौकरी को भी बहुत अच्छे से संभाल रखा था, लेकिन किस्मत को तो शायद कुछ और ही मंजूर था। लेकिन मेरे पति के चले जाने के बाद मुझे अकेले यह सब कुछ नहीं संभल रहा था। मैंने अपने बच्चों की खातिर नौकरी भी छोड़ दी थी। थोड़ी बहुत पेंशन के पैसे आते थे, उसी से ही मैंने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, घर के खर्चों को भी चलाया। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए नौकरी छोड़ना मेरी मजबूरी बन गई थी। उर्वशी जी की बातों को सुनकर सीमा उनके पास आती है और कहती है कि माँ जी, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आप अपने समय पर इंस्पेक्टर थी, जबकि मैंने तो कितनी बार आपको अनपढ़ गंवार कहा है। बहू, मैंने तुम्हें कितनी बार बताने की कोशिश की, लेकिन शायद तुमने सुनने की ज़रूरत ही नहीं समझी। मेरी बात को आधा अधूरा सुनकर ही मुझे अनपढ़ गंवार कहकर बोल देती थी और निकल जाती थी। कभी मेरी बात पूरी सुनी ही नहीं थी तो फिर तुम्हें कैसे बताती। आज सीमा को अपनी गलती पर बहुत पश्चाताप हो रहा था कि जिस सास को वह अनपढ़ गंवार समझती थी, वह तो अपने समय की एक जानी मानी इंस्पेक्टर थी और इंस्पेक्टर रहने के साथ साथ अपने दोनों बच्चों को पढ़ाया लिखाया और अपनी सासू माँ और घर गृहस्थी को भी संभाला। यह तो काबिले तारीफ है। लेकिन मैं कितनी पागल हूँ कि एक नौकरानी एक नौकरी पर इतना घमंड करती हूँ। ना तो अभी मेरे बच्चे हैं, ना ही कोई घर की जिम्मेदारी को संभालती हूँ। कितनी बार सासू माँ का मैंने अपमान भी किया है। सीमा अपनी सासू माँ से माफ़ी मांगती है। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको समझने में बहुत देर कर दी है। मैंने तो सोचा था कि नौकरी करने वाला ही सबसे बड़ा इंसान होता है, अपनी नौकरी के आगे किसी को कुछ समझा ही नहीं। लेकिन आप तो मुझसे बहुत आगे हैं। आपने अपनी नौकरी, अपने बच्चे और अपने परिवार को किस तरह से मैनेज किया है, मैं तो इस बारे में कभी सोच ही नहीं सकती हूँ। आप सच में बहुत महान हैं। तभी तो मामा जी आपकी कितनी तारीफ करते हैं। हाँ बेटा, उर्वशी जी ने सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज किया है। नौकरी छोड़ने के बाद भी उन्होंने किस तरह से अपने दोनों बच्चों को कितने अच्छे संस्कार दिए हैं, यह तो हम सभी अच्छी तरह से जानते ही हैं। सीमा की आंखों में पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। उसने अब सोच लिया था कि आज के बाद वह कभी भी अपनी नौकरी का घमंड नहीं दिखाएगी और अपनी सासू माँ के साथ घर के कामों को भी करेगी और अपनी सासू माँ के साथ हर काम में हाथ भी बटाएगी। क्योंकि नौकरी करने का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं कि घर के कामों से अपना पल्ला ही झाड़ लें। सीमा की आंखों में आंसू देखकर उर्वशी जी उसकी आंखों के आंसू को पोंछते हुए कहती है,
सीमा, अगर तुम्हें सच में अपने बुरे बर्ताव पर पछतावा हो रहा है तो मेरी बात हमेशा याद रखना, कभी भी किसी को भी अपने आप से कम मत आंकना। अगर ऐसा करोगी तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। चाहे कोई इंसान नौकरी करता हो या नहीं, सभी में कोई ना कोई खूबी तो ज़रूर होती है। नौकरी मिलना या ना मिलना ये तो किस्मत की बात होती है, लेकिन कोई भी किसी से कम नहीं होता। हर कोई अपनी ज़िंदगी में अपने हिसाब से जी रहा होता है। सबकी अपनी ज़िंदगी के अपने अपने संघर्ष हैं। अगर कोई नौकरी नहीं कर रहा है तो इसका यह बिल्कुल भी मतलब नहीं कि उसे कुछ आता ही नहीं है। अरे जो नौकरी करता है क्या उसे सब कुछ आता है? उर्वशी जी की बात सुन करके सीमा अपनी सासू माँ से माफ़ी मांगती है और कहती है कि अब वह किसी को कुछ कहने से पहले 1000 बार सोचेगी और किसी को भी अपने आप से कम नहीं समझेगी। सभी लोग अपने हिसाब से ज़िंदगी जीते हैं। सीमा को यह बात अब समझ आ गई थी। परिवार को चलाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जिसे हर कोई नहीं निभा सकता, इसलिए किसी न किसी को तो घर में वह जिम्मेदारी निभानी ही पड़ती है। अगर सभी लोग नौकरी करने लगे तो घर को कौन संभालेगा? घर में जो हाउसवाइफ होती है उनका स्थान तो नौकरी करने वाली महिलाओं से कहीं ज़्यादा ऊंचा होता है, क्योंकि नौकरी भी तभी कर पाते हैं जब कोई पीछे से घर को संभालने वाला हो, वरना उर्वशी जी की तरह अपने घर को संभालने के लिए नौकरी को भी छोड़ना पड़ जाता है। इसलिए कभी भी नौकरी का घमंड ना करें। तो दोस्तों, इस तरह हमारी यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। एक नई कहानी के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं। हमारी कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।